नमस्कार दोस्तों, आप सभी की प्यारा सा आशीष लर्निंग क्लासेज में सभी प्यारे दोस्तों को स्वागत है। चलते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और समीकरण। ठीक, देखिएगा अलग अलग जैसे कि अलग अलग प्रकाशन के जो किताब होते हैं उसमें नाम भी अलग रहते हैं, तो उसी प्रकार से चाहे यहाँ पर और लिखा रहे चाहे एवं लिखा रहे, उससे हमसे कोई लेना नहीं है। ठीक, चलते हैं। देखिएगा हम पहले पार्ट में देखेंगे कि कितने टॉपिक हैं, जो कि हमको मेन टॉपिक है कि जो हमको टॉपिक पढ़ना है अच्छे से, उसको पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमको इस वीडियो में हमको पढ़ना है। यानी कहने का मतलब कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले हम इसको समझेंगे। जब हमको टॉपिक पता रहेगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे उसको हम आसानी से, बेहतरीन से, तो उसको समझिएगा सारे प्यारे बच्चे अच्छे से। देखिएगा इस अध्याय में मुख्य टॉपिक मतलब कि इस अध्याय में मेन टॉपिक को बता रहे हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक होगा, जैसे कि हम रासायनिक अपक्रिया, अब रासायनिक अपक्रिया जब बताएंगे तो रासायनिक अपक्रिया जो होती है, रासायनिक अपक्रिया जैसे पहला हेडिंग है क्या, रासायनिक अपक्रिया। जब हम आपको रासायनिक अपक्रिया बताएंगे तो रासायनिक अपक्रिया के अंदर जो एक दो और पॉइंट जो बनता है तो उसको भी हम बताएंगे हेडिंग, उसको भी हेडिंग क्यों करेंगे। जैसे कि रासायनिक समीकरण, जब रासायनिक समीकरण बताएंगे तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी बताया जाएगा, और भी रासायनिक समीकरण को कैसे चुना है और करेंगे, इसके बारे में और जानेंगे। उसके बाद देखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, उसके बाद इसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, जैसे कि रासायनिक अपक्रिया का प्रकार कैसा होता है, जैसे कि संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया के पार्ट होते हैं। उसके बाद इसको हम आसानी से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा ऑक्सीकरण, उसके बाद और अपचयन। ठीक, इसके जब इसको पढ़ेंगे ना, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं इसी को। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद संक्षारण पढ़ेंगे। आपको संक्षारण ही पढ़ा होगा साथ, उसके बाद नहीं पढ़ा होगा तो देखिएगा जब संक्षारण को पढ़ेंगे तो संक्षारण का उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद संक्षारण दूर करने मतलब संक्षारण का उपयोग कर रहे हैं, संक्षारण को दूर करने का पढ़ेंगे। ठीक, उपाय पढ़ेंगे। उसके बाद विपरीत गंधिका पढ़ेंगे। मतलब कि हमारे किताब में कहा जाए तो हमारे इस चैप्टर में 1 2 यानी 7 पॉइंट हैं, जो कि मेन पॉइंट हैं। इन मेन पॉइंट से हमको सारी चीज, हमको अपने डाउट को क्लियर करना है। ठीक, तो बच्चे ध्यान से पढ़िएगा, आपको एक भी प्रकार के किसी भी प्रकार कोई भी डाउट नहीं बचा रहेगा आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लिए। ठीक, चलते हैं। इस वीडियो को वन शॉट होने वाला है, यानी कहें तो इस वीडियो में सारे इस चैप्टर का जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में हम अटेंड करेंगे। ठीक, सारे प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि किसी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट न रह जाए। चलते हैं। हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में कुल 7 हेडिंग है। इस हेडिंग के अंतर्गत जो भी हेडिंग रहेगा उसको भी आपको बताया जाएगा। नहीं तो आप सोचो कि हमको ये बता देंगे उसके आगे कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, हम आपको एक एक हेडिंग को, सारे हेडिंग को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, इसको समझिएगा आप। उसके बाद देखिएगा जैसे कि संक्षारण का उपयोग बताएंगे, संक्षारण को दूर करने की वो भी बताएंगे, सारी चीजें अच्छे से बताया जाएगा आपको। यानी 7 हेडिंग है, 7 हेडिंग आपको अच्छे से ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको लगे ना कि हमको रटाया जा रहा है, आपको लगे कि हमको पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, हमको ऐसे पढ़ना है। ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर पढ़ने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम रटे ना। ठीक, रटने वाला चीज नहीं है, आप कोई भी चीज रटाएंगे नहीं, आपको अच्छे से समझाएंगे। आप बेटे से बस इस क्लास में अंत तक जुड़े रहना है। उसके बाद आपको अगर ना समझ में आए कहीं तो हमको बताइएगा कि आपके सारे भी डाउट को हमको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक, चलते हैं, जुड़े रहेगा चलेगा। हम स्टार्ट करते हैं। आगे एक एक हेडिंग को अच्छे से देखेंगे। तो पहला हम हेडिंग चालू करते हैं, रासायनिक अपक्रिया। ठीक, चलिए अगर चाहो तो आप इस सब्जेक्ट में यानी जो इस पहले चैप्टर है इसमें जितने पॉइंट है चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद चलते हैं, हम एक एक हेडिंग को अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, एक एक हेडिंग को अच्छे से देखते हैं। जैसे कि पहला हेडिंग है रासायनिक अपक्रियाएं। ठीक, अब हम पहला हेडिंग
पहला हेडिंग हमको आपको बताया था रासायनिक अपक्रिया, ठीक वही हेडिंग डाला गया रासायनिक अपक्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक, क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ठीक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल मतलब होता है रासायनिक, अपक्रिया मतलब होता है रिएक्शन। ठीक, इसको समझिए आप। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसका परिभाषा क्या होता है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। अगर बोल लिया जाए कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसे देगा आपको पेपर में आएगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, इसको तो हम बता दे रहे हैं आपको, अच्छे से देखिएगा। जब दो या दो से अधिक जब पदार्थ आपस में मिलेंगे तो तभी थोड़ा सा रिएक्शन करेंगे। जैसे कि देखिएगा, अगर दो पदार्थ को आपस में मिलाओगे तभी तो मिलेंगे, तभी कहोगे मिश्रण है। अब चावल अगर गेहूं को आपस में मिलाओगे तभी कहोगे चावल गेहूं, इसमें दोनों मिश्रण है। ठीक, वैसे अपक्रिया, अपक्रिया कैसे होगा? जब दो पदार्थ रहेगा तभी अपक्रिया होगा, अकेले तो अपक्रिया होगा नहीं। तो वही समझिएगा, जब दो या यहाँ पे लिखा गया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ मिलता है या मिलाता है या बनता है। यहाँ पे लिख दो बनता है। ठीक, यहाँ पर क्या लिख दो? बनता है या बनाता है, नए पदार्थ बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, बात हमारी समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक या एक से अधिक मतलब कोई नया पदार्थ बनाता है। नया पदार्थ बनाए, चाहे एक पदार्थ बनाए, चाहे दो पदार्थ बनाए, चाहे तीन पदार्थ बनाए, हमसे इसे लेना देना नहीं, लेकिन एक नया पदार्थ बनाया बस। ठीक, तो जब नया पदार्थ जो बनाता है, ठीक इसको समझिएगा, जब नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो अपक्रिया करेंगे, अपक्रिया करेंगे तो कुछ बनेगा। ठीक, जब अपक्रिया करेंगे तो कुछ बनेगा। ठीक, तो देखिएगा, जैसे कि हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिलाएंगे तो हमको बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखिएगा, मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वो Mg होता है। ठीक, क्या होता है? Mg होता है। और बताएं ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है O2 लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लगाएंगे? O2 लगाएंगे। ठीक, इसको समझिएगा सारे प्यारे बच्चे अच्छे से। अगर कहीं बार किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाए तो बताइएगा। ठीक, और उसके बाद फिर हम एरो का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखिए, जब मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, सबसे पहले नंबर हम मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसका सिंबल देखिएगा, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और प्लस ऑक्सीजन सिंबल होता है O2। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब जब इसको मिलाएंगे तो बनेगा MgO, जिसे बोलते हैं क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, इसको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं, देखिएगा इसी के अंतर्गत है रासायनिक अपक्रिया के संकेत। संकेत का मतलब होता है कैसे हम जान पाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया इसमें हो रहा है या नशा नहीं हो रहा है। ठीक, इसको समझिएगा। देखिएगा, जब किसी दो पदार्थ को आपस में मिलाओगे तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। मतलब हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ पदार्थ में नहीं होते हैं और बाकी होते हैं। ठीक, तो रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। और क्या? दूसरा, गैस का बनना, यानी कि उसमें देखोगे जब आप इसमें दो, जैसे कि ऐसा रखे हो, कोई चीज रखे हो, कोई डिब्बा रखे हो, जब इसमें आप कुछ मिला देते हो, जैसे जैसे कि जल है, अब इसमें चूना डालोगे तो क्या होगा? इसमें से थोड़ा सा गैस निकल कर ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? रिएक्शन हो रहा है। ठीक, यही समझिएगा। उसके बाद अवक्षेप का बनना मतलब कि समझ रहे हो? अवक्षेप का मतलब होता है ठोस का बनना। ठोस, अवक्षेप मतलब होता है क्या? ठोस। ठीक, अवक्षेप का अर्थ जो होता है क्या होता है? वो होता है ठोस होता है। ठीक, इसको समझिएगा। तो अवक्षेप का बनना मतलब कि ठोस का बनना। ठीक, तो ठोस का बनना जैसे कि क्या? जैसे कि हम दूध जब गर्म करते हैं, अगर उसमें नींबू डाल देते हैं, नींबू को जब उसको निचोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है? तो दूध थक्का बना लेता है, यानी जिसको कहते हैं पनीर बनाते हैं हम, तो उसको क्या करते हैं? थक्का बन जाता है, उसी को कहते हैं अवक्षेप का बनना। ठीक, उसको भी अपक्रिया कर रहा है ना, क्या कर रहा है? दूध से क्या कर रहा है? नींबू अपक्रिया कर रहा है, बना क्या रहा है? हमको क्या बना रहा है? ठीक, उसके बाद समझिएगा। और उसके बाद 4 नंबर है तापमान में परिवर्तन। ठीक, अब तापमान में परिवर्तन,
जैसे कि अब देखो, जैसे को उसको देखो, जैसे गर्म नहीं है, अब कुछ मिला दिया जाए, जैसे लगता है वो गर्म हो गया है, ठीक, वो भी गर्म हो सकता है ना, ठंडा भी हो सकता है, ठीक, इसको समझिएगा। उसके लिए उदाहरण उदाहरण के रूप में लोहे पर जो जंग लगता है वो भी रासायनिक अपक्रिया ही, वो भी रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि लोहा रहता है और क्या रहता है, वायु रहता है और नमी रहती है, तो जब तीनों मिलते हैं आपस में क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक, उसमें रासायनिक अपक्रिया होता है, ठीक। चलते हैं, ये देखिएगा, ये पहला हेडिंग था जो अभी आपको बताया था, पहला हेडिंग, ये पहला हेडिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम चलते हैं दूसरे हेडिंग को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके आगे हम अगला हेडिंग भी आपको बता दें। देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब तक रासायनिक अपक्रिया पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे एक दूसरा हेडिंग है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, ठीक। अब रासायनिक समीकरण को देखेंगे, रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं, जैसे कि देखिएगा, जो हम रिएक्शन लिखते हैं, जो रिएक्शन लिखते हैं, जो नीचे हिंदी के बाद जो रिएक्शन लिखते हैं, उसी रिएक्शन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको लिखने का फॉर्मेट जो होता है, यानी कि इसका जो परिभाषा लिखने का फॉर्मेट है, देखिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है, प्रदर्शित करते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसे हम रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। जैसे देखिएगा, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या है, जल है, ठीक। अरे हिंदी में लिखा गया है, और कोई कहेगा इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये रिएक्शन खाली हिंदी में लिखा गया है, ये समीकरण नहीं है, ठीक। तो समीकरण कैसे लिखा जाता है? समीकरण प्रतीकों द्वारा, सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, ठीक। उसको देखिएगा, जैसे कि हाइड्रोजन क्या लिखा गया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, H होता है, लेकिन इस अकेला नहीं रहता है, इसमें O2 लग जाएगा, O2 लग जाता है, ठीक, नीचे। तो हाइड्रोजन हो गया और प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा। जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। अब इसी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण इसी को कहेंगे, ठीक। यहाँ पर जल लिख दिए ना, यहाँ पर सूत्र लिखा है जल का, H2O, ठीक, ये जल का सूत्र हो गया, ठीक। अब देखिएगा, इसमें आपको एक बेहतरीन सा बता रहे हैं, इसको समझिएगा। देखिएगा, जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो पदार्थ जो आपस में मिलकर जब बनाते हैं, यानी जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या कहते हैं? उसे अभिकारक कहते हैं। और जो अपक्रिया में बनते हैं, जो उत्पाद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक। अपक्रिया में भाग लेने वाले, अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को या संकेतों सूत्रों को हम अपकारक कहते हैं, और अपक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ठीक। इसको समझिएगा, पूछ सकता है पेपर में कि रासायनिक अपक्रिया में अपकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ऐसे पूछेगा, आप बताना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। और कई बार कई पेपर में हर साल एक पूछा ही जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक, इसको समझिएगा। और एक बार जो है बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। इसमें से रिएक्शन आता है, उसके बाद देखिए रासायनिक अपक्रिया लिखने का चरण, ठीक। रासायनिक अपक्रिया को किस चरण में लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यानी इसको किस चरण में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको देखते हैं। पहले अभिकारकों और उत्पादों का नाम लिखते हैं। देखिएगा, पहले क्या लिखे हैं? अभिकारकों और उत्पादों का नाम लिखे हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अपकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं, लिखे नहीं है इसको, हम आपसे विनती करते हैं, आप लिख लेना इसको। हम बोल रहे हैं, आप लिख लेना, कॉपी कलम लेके बैठे हो तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लें। रासायनिक समीकरण में भाग लेने पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, और बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा, पहले अपकारकों और उत्पादों का नाम लिख देते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर अपकारकों और उत्पादों का नाम लिखा गया पहले हिंदी में, ठीक। उसके बाद फिर उन्हें रासायनिक सूत्रों में बदल देते हैं, तो उन्हें रासायनिक सूत्रों में बदल दिया गया, ठीक। उसके बाद तीसरा चरण है, अंत में रासायनिक समीकरण को
संतुलित कर देते हैं। अगर कहा जाए इसको संतुलित करना तो कैसे संतुलित किया जाएगा, इसका हेडिंग देखिएगा यहाँ पर है संतुलित रासायनिक समीकरण। हम इसमें समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, इसको आप हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक, तो समझिएगा सारी व्याख्या अच्छे से। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे इसको समझिएगा। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, कैसे कहते हैं, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसमें कहा देखिए इस तरफ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, अब इस तरफ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, और देखिएगा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखिएगा ऑक्सीजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया बराबर, देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन, 2 के 2 कन्नम 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 2 लगा दे 4 यहाँ पर भी हो जाए, यानी अब हमारा क्या होगा, समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, इसी को कहते हैं संतुलित समीकरण। जिस तरह अणुओं के दो मतलब के अपकारकों तथा उत्पादों दोनों में अणुओं की संख्या समान है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इतना अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे हम आपको अगला नेक्स्ट हेडिंग शुरुआत करें। आप सभी भाई बच्चे देखेंगे समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, इसको सारे भाई बच्चे अच्छे से बेहतर से समझिएगा। ठीक, इसको समीकरण को संतुलित हम कैसे करते हैं एक तो सारे भाई बच्चे अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब देखिएगा संतुलित समीकरण को देखिए क्या कहा जाता है। पहले नंबर देखिएगा, पहले कह रहा पहले असंतुलित समीकरण लिखते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, असंतुलित समीकरण लिखते हैं। जैसे लिखे H2 + O2 बराबर क्या हो जाएगा, H2O। ठीक, अगर हम जब H2 + O2 को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, जल बनता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ये असंतुलित समीकरण है, एक संतुलित समीकरण बना दिए। ठीक, अभी तत्वों के परमाणु की संख्या को गिने। अब तत्वों के परमाणु की संख्या के गिने, देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व की संख्या है वो कितना है, 2 है। देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन संख्या 1 है। ठीक, उसके कह रहे हैं आवश्यकता अनुसार गुणांक लगाएं। आवश्यकता अनुसार जो इसमें आवश्यकता पड़े, जहां पर आवश्यकता पड़ रहा है कि यहाँ पर गुणांक लगाना ही होगा, यहाँ पर गुणांक इधर लगाए काम नहीं चलेगा तो वहां पर गुणांक को लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिएगा जब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और उसके बाद ऑक्सीजन जब 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर गुणांक लगा दो। ठीक, यहाँ पर गुणांक लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 गुणा कर दो, 2 गुणा किया जाएगा 4 होगा। इसमें अगर 2 गुणा कर दोगे तो इसमें 2 गुणा करो कितना होगा, 2 होगा। यानी ठीक इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अगर आप यहाँ पर 2 लगा दोगे तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दोगे कितना होगा, 4 होगा। ठीक, अब देखिएगा क्या हो गया, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, यानी अब हमारा अब कह रहा अंत में जांच करें कि दोनों तरफ परमाणु बराबर है या नहीं। अब देखिएगा दोनों तरफ जांच कर लीजिए परमाणु बराबर है कि नहीं। देखिए हाइड्रोजन के 4 है, हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यानी हमारा क्या है, एक संतुलित समीकरण अब बन गया है। ठीक, उसके आगे हेडिंग क्या है, 4 नंबर हेडिंग कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं हम इसको आसानी से पढ़ते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अपक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक अपक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसको सारे अच्छे से समझेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जैसे कि पहले यहाँ पर लिखा गया है संयोजन अपक्रिया। ठीक, संयोजन अपक्रिया, संयोजन का अर्थ होता है जोड़। संयोजन का अर्थ होता है जोड़। ठीक, यानी दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन, मतलब योग करके यानी जोड़ करके कोई पदार्थ बनाया जाए, उसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। ठीक, यानी समझिएगा संयोजन अपक्रिया। अब इसको हम क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करती है, उसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, देखिए कैल्शियम सूत्र बताएंगे, पहले देखिए हिंदी में क्या लिखा है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, कैल्शियम ऑक्साइड में जब प्लस पानी मिलाया जाएगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ठीक, इस सूत्र में समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO होता है। ठीक, एक क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, और प्लस पानी का सूत्र होता है H2O होता है। ठीक, जब दोनों मिलेगा तो आपस में बनाएगा क्या, इसको समझिएगा। ठीक, जब आपस में मिलेगा ये क्या बनाएगा, इसको सारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। देखिएगा जब आपस में मिलेगा ये बनाएगा CaOH का होल टॉय। ठीक, यही बनेगा CaOH का होल टॉय। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही है सूत्र है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, और ये क्या है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस पानी मिलाया गया है, और उसके बाद यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसको इतना बातें सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ कह रहा है अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया यानी ये दो नंबर जो अपक्रिया है, ये एक नंबर था अपक्रिया, सॉरी ऊपर वाला एक नंबर था, ये नंबर 2 है अपक्रिया। ठीक, अब देखिए अपघटन अपक्रिया क्या होता है। अपघटन अपक्रिया क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन से मतलब कि टूट जाना, वियोजन का मतलब जो अर्थ होता है टूट जाना, वियोजन वियोजित हो जाना, टूट जाना, उसे ही कहते हैं वियोजन कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब इसको हम हिंदी पढ़ेंगे। जैसे लिखा गया है यहाँ पर, जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, नहीं समझ में, जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का बनाता है, उत्पाद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, क्या टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, क्या टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3। ठीक, CaCO3, इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ठीक, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, जब हम इसको तोड़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO होता है। ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 क्या होता है, CO2। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ तक आपको दिखता होगा, आसानी से पढ़ लोगे आप। उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद अगला हेडिंग देखते हैं, यानी अगला अपक्रिया को हम देखते हैं इसके आगे, यानी अपघटन अपक्रिया के प्रकार भी देख लेते हैं। अपघटन वियोजन अपक्रिया जो होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब उस 3 भागों में किसको कहां कैसे बांटा गया है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिएगा, चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब चलिएगा हम देखते हैं अपघटन अपक्रिय के प्रकार। ठीक, अपघटन अपक्रिय के प्रकार को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा यह कितने प्रकार जो अपघटन अपक्रिय के प्रकार है, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उसके बाद देखिएगा उसमें अपघटन अपक्रिया जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे उसमें अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको समझने का मतलब हम हमारा बात नहीं बोले, जब भी आ जाए उसमें अपघटन अपक्रिया, उसमें अपघटन ऐसे बताया, ऐसे अपघटन अपक्रिया या ऐसे वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा के उपस्थिति में वियोजित हो जाती है, उसे हम उसमें वियोजन अपक्रिया या उसमें अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको समझिएगा हमारी बातों को। और उसके बाद अगर कहा जाए उदाहरण के जैसे CaCO का होल ट्वाइस, CaCO3 ना CaCO3, उसके बाद इसको जब गर्म करोगे तो हो जाएगा CaO प्लस CO2। ठीक, इतना वाले सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा है वैद्युत अपघटन अपक्रिया। वैद्युत अपघटन अपक्रिया कैसा होता है? देखिएगा, वैद्युत अपघटन अपक्रिया ऐसे वियोजन अपक्रिया जो वैद्युत की उपस्थिति में, यानी वैद्युत देने पर या वैद्युत की उपस्थिति में वह क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। ऐसी अपक्रिया को हम वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए लिखा गया यहाँ पर, जब किसी यौगिक को बिजली देने पर वियोजित या टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाता है, या घटना वैद्युत अपघटन अपक्रिया कराता है। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जैसे उदाहरण है H2O, अगर जल में हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो H2 प्लस O2 कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब एक लाते में रात जैसे हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बिजली हम प्रवाहित करते हैं। ठीक है, बिजली प्रवाहित करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके कण क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित होकर गैस में परिवर्तित होकर उड़ जाते हैं। ठीक, यही घटना है। ठीक, उसके बाद उसमें जो कण रहते हैं, जो उसमें और सारे पदार्थ रहते हैं जो हमारे हानिकारक के लिए होता है, वो क्या होता है, उसी में चिपक जाता है, उसी में पदार्थ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक, ये भी समझिएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया का मतलब है ऐसे वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी समझिएगा, यानी लिखा गया यहाँ पर, जब किसी यौगिक पर प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश पड़ने से वह टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाता है, तो उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को जैसे समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड का मतलब होता है, AgCl। ठीक, सिल्वर क्लोराइड का मतलब होता है AgCl। यहाँ पर 2 और इसका लिया गया है। उसके बाद 116 की उपस्थिति में क्या गया, सिल्वर क्या बनाता है, सिल्वर और क्लोराइड, अलग अलग सिल्वर क्लोराइड, इसको देखिए बैलेंसी के साथ लिखा गया है। ठीक, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी डाउट बचा हो तो आप हमको बताइएगा। हम आपको एक दिन लाएंगे आपको लाइव क्लास, जिसमें आपको हम पूरे डाउट को आपके क्लियर करेंगे, जिसमें लाइव क्लास में चलेगी अच्छे से धुआंधार। ठीक, चलते हैं, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगला अपक्रिया हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, अगला अपक्रिया क्या है, कैसा है, इसको हम देखेंगे और आसानी से पढ़ेंगे। ठीक, देखिएगा, लिखा गया तीसरा विस्थापन अपक्रिया। अब हम विस्थापन अपक्रिया, इससे नाम से ही परिचय हो रहा है, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर दे, किसी भी तत्व को, अपने तत्व को हटाकर दूसरे तत्व को क्या करेंगे, विस्थापित कर ले, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, Zn। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Zn प्लस CuSO4। ठीक, और ये क्या करेगा, ये इसको हटा देगा, इसको CO को हटा देगा और Zn को अपने आप रख लेगा। देखो, Zn को रख लिया और CO को क्या कर दिया, हटा दिया, उसके बाद SO4 इसमें जुड़ गया, उसके बाद Cu आ गया। ठीक,
ऐसे ही इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। इसे कौन सा विस्थापन अपक्रिया कहेंगे, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है उसे विस्थापन अपक्रिया हम कहते हैं। ठीक, इसको समझ लीजिए ना सारे क्या बच्चे। उसके बाद दो विस्थापन मतलब दो जहां से विस्थापित करते उसे दो विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी वो तत्व अपने क्रम हटा के इनके का दे दे, वो तत्व अपने क्रम से हटा के इनके तत्व को दे दे, उसे हम दो विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कि देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर लिखा है Na2SO4। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है Na2SO4। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है Na2SO4। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है BaCl2। ठीक, अब क्या करेगा ये Ba इसके पास चले जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा, ये चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा NaCl। यहाँ पर देखिएगा NaCl निकाला, उसके बाद BaSO4 बन गया, BaSO4 बन गया, यहाँ पर NaCl। अगर चाहो तो इसको बैलेंसी भी कर सकते हो, लेकिन बैलेंसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं हम अगला 5 नंबर हेडिंग को देखते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसी जो ऑक्सीकरण है, जो अपचयन है, इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक, कोई पूछेगा रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये हर साल पेपर में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा या हमारी बातों को सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिएगा उसके बाद देखिएगा यहाँ पर वही लिखा गया है, रासायनिक अपक्रियाओं में अक्सर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण और अपचयन भी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको समझ गए सारे बच्चे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण मतलब होता है कि हाइड्रोजन निकले, क्या करे, हाइड्रोजन निकले, कौन से समीकरण लिखा रहे जिसमें हाइड्रोजन निकला रहे और ऑक्सीजन क्या रहे, जुड़ा रहे, या तो हाइड्रोजन निकला रहे या तो ऑक्सीजन जुड़ा रहे या दोनों साथ में हुआ रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर आपको उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो जान लो ऑक्सीकरण है, अगर हाइड्रोजन निकला है तभी जान लो ऑक्सीकरण है। ठीक, इसको समझिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन जुड़ा हो और हाइड्रोजन क्या हो, निकला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। देखिएगा यहाँ पर देखिए 2CO प्लस O2, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है क्या बन गया CO। ठीक, यहाँ पर गया CuO। ठीक, तो बन क्या है, ये हमारा क्या हो गया, तत्व बन के तैयार हो गया। ठीक, उसके बाद अपचयन कैसे होगा, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन और निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है, इसको समझिएगा। जब देखिए अपचयन क्या करता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है और ऑक्सीजन को निकालता है। अगर कोई ऐसी अपक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन निकला हो और हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे कहते हैं अपचयन अपक्रिया। ठीक, या लिखा गया है यहाँ पर अपचयन अपक्रिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जैसे कि CuO प्लस O2 H2 जुड़ा है, उसके बाद यहाँ पर देखो Cu निकल गया है, H2O निकल गया है। ठीक, यानी देखिएगा यहाँ पर क्या है, H2 यानी हाइड्रोजन क्या है, इसमें जुड़ा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहेंगे। ठीक, इसे कौन सा अपक्रिया कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहेंगे। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को अच्छी समझ में आ गया होगा। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज्यादा देर नहीं, आप और 10 मिनट और वेट कर लो, आप 10 मिनट और पढ़ लो, आपका इस पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आपको। ठीक, पूरा चैप्टर कंप्लीट करके आपको पढ़ाएंगे सारे, इसमें आपको एक भी नहीं छूटा होगा। आप देख लीजिएगा, जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर जो हेडिंग है, संक्षारण। ठीक, अब हम संक्षारण को अच्छे से समझेंगे। ठीक, किसको समझेंगे, संक्षारण को। ठीक, देखिएगा संक्षारण क्या होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। संक्षारण का मतलब होता है कि जैसे कि क्या वायु और नमी के उपस्थिति में क्या होता है, धातु की जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होना ही वही संक्षारण कहलाता है। देखिएगा नष्ट होना, जैसे कि देखिएगा आप लोहे देखो, लोहा क्या होता है, जब हम लोहे पर पानी डाल देते हैं या ऐसे रख देते हैं, बहा देते हैं, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग वही धीरे धीरे जंग लग क्या हो जाता है, और लोहा ही समाप्त हो जाता है। ठीक,
उसी वही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक, वही लिखा गया है, जब वायु एवं नमी की उपस्थिति में आकार धातु के पृष्ठ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यह घटना संक्षारण कहलाता है। ठीक, अब देखिएगा, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। और चांदी का काला होना, वो भी देखिए जैसे चांदी की हुई है तो काला होकर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक, चांदी ही खत्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद तांबे का हरा होना, तांबा क्या होता है, हरा हो जाता है। तांबा जो होता है तांबे जो होता है, जो एक मेटल है, धातु है, ये क्या होता है, ये भी धीरे धीरे जंग लग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब उसके बाद संक्षारण को रोकने का उपाय। संक्षारण को हम कैसे रोकेंगे, देखिएगा, संक्षारण को रोकने के लिए धातुओं को हवा और नमी के संपर्क से बचाना होगा। बचाना होगा, जिसके कुछ उपाय। ठीक, देखिएगा, जब हम अगर हम सोचे कि कोई भी धातु संक्षारण से उसे बचा ले, तो संक्षारण से बचाने का एक ही उपाय है, तो उसे वायु और नमी के उपस्थिति में न रखा जाए। ठीक, वायु मतलब कि ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में जो वायु हो, उससे बचाओ, और किससे बचाओ, और नमी यानी जल से बचाओ। ठीक, अगर इन दोनों से बचा लिए तो उसमें क्या होगा, नहीं लगेगा जंग। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जैसा कहलाएगा पेंट करके, अगर किसी धातु के पृष्ठ को अगर पेंट कर दोगे तो उसमें क्या होगा, वायु और नमी की उपस्थिति नहीं आएगा, जिसके कारण उसमें संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा है जस्ता, तेल व ग्रीस लगाकर। ठीक, तेल, जैसे कि मशीनों, जैसे ढेर कंपनियों में मशीन लगे हैं और बहुत सारी चीजें लगे, जो मशीन होते हैं सब लोहे के रहते हैं, उसमें क्या होता है, तेल डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, उसके बाद और क्या, ग्रीस भी लगाया जाता है, ताकि वो क्या हो, अच्छे से मूवमेंट करे। मूवमेंट करने का मतलब होता है कि अच्छे से, मतलब कि उसमें जंग न लगे, ताकि उसका बहुत दिन चले वो मशीन। ठीक, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, तेल और ग्रीस लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जस्ताकरण क्या होता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर उसमें जंग नहीं लगता है, यही जस्ताकरण कहलाता है। ठीक, लोहे पर जो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है उसे जस्ताकरण कहते हैं। और विद्युत लेपन, धातु पर क्रोमियम या टिन की परत जो चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं क्या, धातु लेपन, विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। विकृत गंधिका, जब कोई सामान, जैसे कोई भोजन रख दिया गया है, भोजन रख दिया जाता है, जब वो खराब हो जाता है तो उसे ही विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक, और जैसे कोई हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अचार रखा जाता है ना, अचार, तो देखिए अचार भी जैसे है, तो क्या होता है, अचार खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वही विकृत गंधिका के कारण होता है। ठीक, जैसे कि और क्या, जैसे क्या, तेल बहुत दिन से रखा गया है, उसके बाद वो क्या होगा, उसमें बदबू मारने लगता है, वो भी क्या है, ये क्या है, विकृत गंधिका है। ठीक, इसको समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, समझ लेते हैं विकृत गंधिका, जब तेल व वसा लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखकर खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जैसे चिप्स नमकीन का खराब होना, चिप्स और नमकीन खराब हो जाती है, जैसे कि पुराना तेल बदबू देने लगता है, खाना भी खराब हो जाता है, ऐसे अनेक सारी चीजें हैं। उसके बाद विकृत गंधिका को रोकने के तरीके, विकृत गंधिका को हम कैसे रोक सकते हैं, इसको देखिएगा, खाने की चीजों को हवा से बंद डिब्बा में रखना। खाने की जो चीज होती है उसको हम क्या करें, डिब्बा में बंद कर रख देते हैं, तब क्या होता है, बच सकता है। फ्रिज में रखना, अगर कोई सामान हम फ्रिज में रख देते हैं तब भी हमारा बच जा सकता है। खाने में एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, अगर एक पदार्थ आपको एंटीऑक्सीडेंट मिला दोगे तो क्या होता है, हमारा भोजन या जो सामान रहता है वो क्या कुछ दिन तक बचा रहता है। ठीक, देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको वन शॉट पूरे चीजों को अच्छे से बता चुके हैं। ठीक, जितनी भी हेडिंग थी अच्छे से आपको पूरे हेडिंग को अच्छे से कवर किया गया है। अगर आपको लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूटा है, एक भी हेडिंग छूटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही हेडिंग छूट जाए, कोई भी हेडिंग नहीं छूट सकता है, क्योंकि हम एक किताब से लेकर के किताब में पूरे जितने भी हेडिंग थे सारे हेडिंग को आपको अच्छे से बता चुके हैं। आपको एक भी हेडिंग नहीं छोड़ सकता है, ऐसा असंभव है।
अगर आपको जाहिर सी बात है अगर छूट भी गया होगा तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा सर ये भी कुछ छूट गया है, तो हम आपको उसको लाइव क्लास में उसको सब अच्छे से बना के लाएं, आपको लाइव क्लास में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक, चलते हैं आज की इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। आपको जय हिंद, नमस्कार। हमारे तरफ से आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। और चलिएगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे नए नए कॉन्टेंट आपको मिलते रहें और अच्छे से जम के पढ़ाई आप करते रहें। ठीक, चलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम आपको मिलते हैं।